हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 अगस्त, 10 अगस्त और 13 अगस्त का सारा शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में 14 अगस्त का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग के गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाता है तो लाल गेंदों के साथ हरी गेंदों का अनुपात 1:3 हो जाएगा। बैग में कितनी लाल गेंदें हैं? दो तरह के गेंद हैं, रेड और ग्रीन। इसका जो इनिशियल रेशियो है क्या है? 4:9 है। यहाँ पर लिख देते हैं 4:9। उसके बाद 6 हरे रंग को, इसमें हरे रंग का जो गेंद है उसको मिला दिया गया है, जिसके कारण अनुपात 1:3 में बदल गया है। ठीक है, 1:3 में। देखिए, हरा रंग का गेंद को इसमें मिलाया गया है, तो ये जो लाल कलर का गेंद है ये तो सेम होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसको हम लोग बराबर बना लेते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो इसको बराबर करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद 4 तिया 12। देखिए, यहाँ हरा भी 4 है, ये लाल रंग का गेंद यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर का है यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना हो गया? 9 से बढ़ के 12 हुआ है। तो दो, यहाँ पर 3 यूनिट का वृद्धि हुआ है। लेकिन यहाँ एक्चुअल में जो गेंद इसमें मिलाया है कितना है? मिलाया है 6। तो 3 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा? 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2। पूछ रहा है कि लाल गेंदों की संख्या क्या है प्रारंभ में। तो लाल गेंद कितना था यहाँ पर? 4। तो 1 का वैल्यू 2 है, तो 4 का कितना आ जाएगा? 8। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी है? कंपोजिट नंबर पूछ रहा है। तो कंपोजिट नंबर जो नहीं है वो क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या पूछ रहा है, तो इसमें से हम लोग अभाज्य संख्या चुन लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। 203 ये कौन सा संख्या है? देखिए, ये 1 से तो कटता ही है, और 7 से कटता है, उसके बाद 29 से कटता है। ठीक है, 29 सत्ता 203 होता है। 109 ये अभाज्य है, ये नहीं कटेगा किसी से, एक के अलावा, और इसका कोई जो है फैक्टर नहीं है। 109 भी है, लेकिन 109 और 1 के बीच में कोई फैक्टर इसका नहीं है। 209 देखिए, 1 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, और 19 से भी कट रहा है, उसके बाद 209 से भी कट रहा है। ठीक है, 161 देखिए, 1 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, और 23 से कट रहा है। तो हमारा जो सही आंसर होगा 109 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को दोगुना अधिक एक अन्य कार्य को 10 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? उपरोक्त प्रश्नों को हल करने के लिए चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग स्टेप लेंगे वो स्टेप यहाँ पर 4 ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है। तो इनमें से इसको क्रम में लगाना है कि हम लोग पहले कौन सा स्टेप लगाएंगे। देखिए, ये M1D1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है M1D1H1 बट्टा W1 बराबर M2D2H2 बट्टा W2। ये फॉर्मूला पहले लगा देंगे, उसके बाद इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट किया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हो जाएगा सी के बाद बी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर M2 का वैल्यू निकाला है यहाँ ऑप्शन ए में, तो M2 का वैल्यू इसके बाद निकालेंगे, यानी कि इसके बाद ए होगा, और लास्ट में हमारा डी होगा, जिसमें M2 का वैल्यू निकल चुका है 64। तो लास्ट में आ जाएगा डी। तो सी बी ए डी ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। श्रेणिक ने 2:39 40 सेकंड बजे एक बल्ब को स्विच ऑन किया, और इसी दिन इसको 12:30 और 34 सेकंड बजे बंद कर दिया। बल्ब कितने समय तक जलता रहा? देखिए, स्टार्ट किया है 2:39 और 40 सेकंड में, और जो बंद किया है 12:30 और 34 सेकंड में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही टाइम यहाँ पर पूछ रहा है, तो डिफरेंस निकालते हैं। तो ये वाला समय जो है 12:30 34 में से 2:39 40 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ 34 सेकंड है, यहाँ 40 सेकंड है। ठीक है, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 1 मिनट, ये 30 मिनट है, यहाँ से 1 मिनट को सेकंड में बदल के यहाँ लिख देंगे। तो 1 मिनट में कितना हो जाता है? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड वहाँ चला गया, तो ये हो गया टोटल कितना? 94 सेकंड। और यहाँ पर 30 सेकंड में से 1 सेकंड, तो 1 मिनट उधर चला गया, तो यहाँ बच गया 29 मिनट। ठीक है, और ये
12 घंटा है ये। अब इसमें से इसको माइनस करना, देखिए 94 में 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 सेकंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ 29 है, यहाँ 39 है। अब 29 में तो 39 नहीं माइनस होगा, तो यहाँ से यहाँ 12 घंटा का टाइम है, यहाँ से 1 घंटा को मिनट में बदल के यहाँ पर रख देते हैं, तो ये 60 मिनट और इसमें जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 दो 8 यानी 89 मिनट हो गया, और इधर टाइम बच गया 11 घंटा का। ठीक है, 12 घंटा में से 1 घंटा को मिनट में बदल के यहाँ पर दिए हैं। अब 89 में से 39 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 मिनट। ठीक है, और 11 घंटा बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 घंटा है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 9 घंटा। यानी जो टाइम जो बल्ब जला है वो कितना आ गया, 9 घंटा 50 मिनट और 54 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल x बराबर 3 है, तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। देखिए ये x बराबर 3 को जब इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा k का मान निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुना 4 12 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0। तो k का वैल्यू कितना आएगा, ये देखिए -3 हो रहा है, इस तरफ जाके +3 हो जाएगा, तो k का वैल्यू 3 आ गया। अब ये 3 को फिर से इस समीकरण में बैठा देंगे। ठीक है, दोनों एक ही समीकरण है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का मान कितना है, 3 है, तो के की जगह पर 3 देंगे बराबर 0। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, तो देखिए इसको कैसे करते हैं शॉर्टकट में, इसको 2 भाग में तोड़िए ताकि गुना करने के बाद 3 और जोड़ या घटा करने के बाद -4 आ जाए, तो ये हो जाएगा -3 -1। देखिए दोनों को जोड़ने के बाद -4 हो रहा है, गुना करने के बाद माइनस माइनस प्लस में 3 हो रहा है, तो ये आंसर नहीं है, इसका अपोजिट लिखते हैं हमेशा, तो ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा +1। +3 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ था एक मूल, इसका दूसरा मूल हमारा क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। देखिए एक आदमी को जब कोई ट्रेन पार करेगी, क्रॉस करेगी, तो क्या होगा, ये ट्रेन अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगा, क्या, क्योंकि ये आदमी है। तो देखिए दूरी है हमारा 180 मीटर जो कि ट्रेन का लंबाई है, इस दूरी को डिस्टेंस मतलब कवर करना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो देखिए दूरी मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, तो ये कर दिए, 18 तिया 54 हो गया, 3 गुना 5 15 हो रहा है, 15 से 180 को घटाएंगे तो 12 बार में ये कट जाएगा, तो इसके द्वारा जो लिया जाएगा कितना सेकंड लिया जाएगा, 12 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। देखिए ये एक टावर है, ठीक है, और ये एक पहाड़ी है। पहाड़ी ऊंचा है क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ी का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी ये वाला कोण जो है हमारा 60 डिग्री है, जो कि बड़ा है, ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का। और आगे कह रहा है कि टावर का शीर्ष से पहाड़ी के पाद का यानी इसके बेस का जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री का। जिसका कोण छोटा है उसका हाइट छोटा होगा। उसके बाद टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, यानी ये टावर है, ये हो गया 50 मीटर। तो पूछ रहा है कि ये पहाड़ी का ऊंचाई क्या है यहाँ से यहाँ तक। देखिए समकोण त्रिभुज का रेशियो याद है, 30 60 90 का क्या होता है, 30 का 1 60 का √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे, देखिए 30 के सामने 1 यूनिट होगी, तो ये वाला त्रिभुज देखिए, टावर के साथ जो त्रिभुज बना है ये 30 है 60 है, तो ये कितना, ये 30 है और ये पूरा 90 है, तो ये 60 बचा। तो 30 के सामने 1 यूनिट होगा तो 60 के सामने कितना होगा, √3 यूनिट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये वाला त्रिभुज में ये जो पहाड़ी के साथ कोण बना रहा है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये कितना बचा 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इसका वैल्यू √3 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू √3 है, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, √3 गुना √3, तो ये हो जाएगा 3, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए कुल मिला के पहाड़ी का ऊंचाई ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये है हमारा 3 यूनिट। तो पहले देखिए यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 50 मीटर, 1 का 50 तो 3 का कितना होगा, 50 गुना 3,
यानी कि 150, 150 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या का 30% का मान 33 है तो वो संख्या क्या है? देखिए 33 जो है 30% है, ठीक है, तो 100% निकालना है, तो निकाल देते हैं, 0 0 काट देते हैं, 3 से 11 बार में 11 गुना 10 110 सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है, 110, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। 5776 का वर्गमूल कितना है? देखिए ये जो ऑप्शन लिया है 84, अगर इसको 80 भी मान के इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा है? 6400, जो कि इससे बड़ा है। इसका मतलब ये जो 84 आंसर लिया है ये बिल्कुल गलत है, ये तो होगा ही नहीं। अब आगे देखिए, सबका इकाई अंक का जब वर्ग करेंगे तो 6 ही आएगा, 4 का 6 का 4 का 6 का सबका 6 ही आएगा, तो ऑप्शन से इकाई अंक के आधार पर तो नहीं छांट सकते। पहला तो छट गया। उसके बाद देखिए, अगर 66 को हम 70 भी मानेंगे तो 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900, जो कि 5700 से कम है, तो ये भी नहीं होगा। जब 70 हम लोग मान चुके हैं तो उससे कम है 64, तो ये भी नहीं होगा। बचा हमारे पास 76, तो 76 हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। नहीं तो इसको बेसिक से कर सकते हैं, 57 76 का भाग विधि से निकाल के कर सकते हैं, जो कि टाइम लेगा। किसी भिन्न को जब 1/3 में घटाया जाता है तो 1/12 शेष बचता है, भिन्न बता। देखिए एक भिन्न है 1/3, इस मान लेते हैं इसमें x घटाए तो 1/12 बचा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, 1/3, उधर से 1/12 इधर आ जाएगा माइनस में, और यहाँ से x को उधर भेजेंगे तो प्लस में, तो इसका जो अंतर आएगा इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1/4, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 3 चौके 12 माइनस 1, ये आ जाएगा 3/12, इसको घटाएंगे तो बचेगा 1/4। अगला सवाल देखते हैं। आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि उसने 663 अंक प्राप्त हुए तो अधिकतम कितने थे? देखिए इसको जो 78 प्राप्त हुआ यही इसका वैल्यू है, यानी 663 जो है ये 78% का वैल्यू है। अधिकतम पूछ रहा है, मैक्सिमम फुल मार्क्स कितना होगा? 100%, 100% का वैल्यू निकालेंगे। देखिए 78 में 13 है तो 13 से जरूर कटेगा ऊपर नीचे, 13 छः के 78, 13 पचे 65, 13 का 13 कट गया, 3 दूना 6, 3 से 17 बार में, 2 से इसको 50 बार में कटाते हैं, 17 गुना 50, 17 पचे 85 पर 1 जीरो लगाएंगे, 850 इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। दिए गए आंकड़ों के आधार पर किन रंगों के मोटरसाइकिल ने 55% की कुल बिक्री देगी? देखिए सबका परसेंटेज यहाँ पर डिवाइडेड है, ठीक है। कहने का मतलब है कि किन्हीं ये ऑप्शन से आप पिक करिए और उस रंग के मोटरसाइकिल को 55% हम लोग को पूरा करना है जोड़ के, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन से ही बनेगा। ऑप्शन में देख लेंगे कौन कौन सा कलर है, उसको जोड़ के देखेंगे कौन में 55% हो रहा है, तो हम लोग आंसर वाला ही उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बस समझना ही है। देखिए क्या सब है सी ऑप्शन में, ये ठीक है, इसका हिंदी ये है, इसका हिंदी ये है, इसका हिंदी है, तो ये क्या है? ब्लू ग्रीन गोल्ड ब्लैक एंड रेड। तो ब्लू कितना है यहाँ पर? देखिए ब्लू 12% है, ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन कितना है? 8% है, गोल्डन 10% है, काली और लाल यानी ब्लैक 5% है, और रेड कहाँ है? रेड यहाँ 20%। अब देखिए जितना गोला लगाए हैं सब मिला के 55% हो रहा है, 12 8 20 10 30 5 35 35 20 55% हो रहा है, तो हमारा जो आंसर है वही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? तो निकाल सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या जो है 42, उसको एलसीएम मानेंगे। अब देखेंगे 28 को, कि 28 का कौन सा फैक्टर इसमें आ चुका है। देखिए 14 तिया 42, 14 दूना 28, ठीक है, 28 को 14 गुना 2 कर सकते हैं, 14 ऑलरेडी इसमें आ चुका है तो बचा 2, 2 इसमें रख देते हैं। 16 का क्या सब आ चुका है? देखिए 2 आ चुका है, 8 में से फिर यहाँ 42 में भी 2 है तो बचा 4, 4 यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो 4 दूना 8, 8 गुना 42 करना है, तो 8 चौके बाद 320 और 320 और 16 336 इस सवाल का सही आंसर है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 16 28 और 42 इस तरह से लिखेंगे और 2 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, फिर जो आएगा उसको गुना करके लिख देंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/12, दूसरे घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/9 और तीसरे घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/6 का प्रयोग करती है। चौथे घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/4 प्रयोग करती है, और पाँचवें घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/3 प्रयोग करती है, ठीक है। देखिए पहला जो पाइप है इस तरह से अपना काम कर रहा है, पहले घंटा इतना, दूसरा घंटा इतना, तीसरा घंटा इतना, चौथा इतना, पांचवा इतना। अब आगे कह रहे हैं कि एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन दर्शाती है, लेकिन यदि वह पूरी गति से काम करती है तो वह खाली टंकी को
2 घंटे में भर देगी। देखिए पहला पाइप जो है जो इस तरह से काम कर रही और उसी तरह से दूसरा पाइप भी काम करे, लेकिन ये पहला पाइप 1 घंटा में पूरा टंकी को भर सकता है जब अपना पूरी इफिशियंसी से काम करेगा। दूसरा पाइप 2 घंटे में भर देगा। ठीक है, दूसरा पाइप भी इसी तरह से काम करता है, पहला घंटा 1/12, दूसरा घंटा 1/9, इसी तरह से। ठीक है, पानी को बाहर निकालने वाली पाइप के साथ जो एक स्थिर दर से टंकी से पानी बाहर निकालती है। ठीक है, अब एक और पाइप है, तीसरा पाइप, जो पानी को बाहर निकालती है। जब तीनों पाइप को एक साथ काम करते हुए खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रही तो ऐसे समय पर निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितने समय का लगेगा। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि ये जो खाली करने वाला पाइप है ये पूरा टंकी को कितना देर में खाली करेगा जब वो अकेले काम करेगा। तो अब शुरू करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, सवाल में बहुत दम है। मान लेते हैं पहला पाइप हमारा ए है, दूसरा पाइप बी है जो कि भरने वाला है, और तीसरा पाइप सी है खाली करने वाला, उसको बाद में देख लेंगे। तो पहला पाइप 1 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 2 घंटे में भरता है। यही है 1 घंटा 2 घंटा, ये हमारा टाइम है। तो इसका जो कार्य क्षमता होगा इसका उल्टा होगा, यानी 1 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो पहला पाइप है ये हमारा किस तरह से काम कर रहा है। पहला घंटा 1/12, दूसरा घंटा 1/9, तीसरा घंटा 1/6, चौथा घंटा 1/4 और पांचवा घंटा 1/3। तो हम लोग जो मानेंगे इस पाइप ए का इफिशियंसी वो मान लेते हैं इन तीनों का एलसीएम 12, यानी 1/12 के नीचे 12, 1/9 के नीचे 9 है, तो 12, 9 और 6, उसके बाद 4 है, उसके बाद 1/3 है तो इसका 3 लेंगे। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 36। ठीक है, 36 है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 1 का रेशियो है, अगर इसका एफिशिएंसी 2 है तो इसका कितना आएगा, 1 आएगा। तो डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 गुना मान लेते हैं, यानी 72 यूनिट जो है हमारे टंकी का कैपेसिटी है। कितना है, 72 यूनिट, यानी यहाँ पर लिखते हैं कैपेसिटी जो है टंकी का वो कितना है, 72 यूनिट। अब देखिए, अब जब 72 यूनिट है तो पाइप ए जो काम करेगा किस तरह से करेगा, 72 यूनिट कैपेसिटी है और ये पाइप ए जो है 1 घंटा में भर देता है, तो इसका मतलब पाइप ए का जो इफिशियंसी है प्रति घंटा वो कितना होगा, 72 यूनिट का होगा। समझ रहे हैं बात, कैपेसिटी है टंकी का 72 यूनिट और पाइप ए उसको 1 घंटा में ही भरता है, तो कहने का मतलब है कि पाइप ए जो है 1 घंटा में 72 यूनिट भरता है, तो इसका एफिशिएंसी 72 आ गया। तो जब इसका 72 आया और यहाँ पर टाइम का रेशियो 1 2 है तो बी का कितना आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी तो उल्टा हो जाएगा, अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, यानी कि कहने का मतलब जब ये 72 है तो ये कितना होगा, इसका आधा होगा, 36। ठीक है, देखिए इसको कटाइएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी ये टाइम का रेशियो है, ये हमारा क्या है, इफिशियंसी का रेशियो है। ये आ गया। आगे देखिए पाइप ए जो काम कर रहा है किस तरह से कर रहा है, पहला घंटा अपना 1/12 भाग के हिसाब से काम करता है, तो पूरा एफिशिएंसी है 72, तो 72 का 1/12 कितना हो जाएगा, 72/12 लिख देते हैं, इसको समझने में आसानी होगा। पहला घंटा हो गया, दूसरा घंटा 72/9, तीसरा घंटा 72/6, ठीक है, चौथा घंटा 72/4 और पांचवा घंटा जो है 72/3 हो जाएगा। ठीक है, 72/3, और 5 घंटे में ही काम होता है। तो देखते हैं कितना हो रहा है, 12 छके 72 प्लस 9 8 72 प्लस 6 से 12 बार में, और ये 4 से 18 बार में, और ये हो जाएगा 3 से 24 बार में। तो सबको जोड़ के कितना हो रहा है, 814, 14 12 26, 8 34, 10 44, 4 48 और 20 68, यानी पाइप ए के द्वारा भरा गया जो है वो 68 यूनिट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पाइप बी का जो इफिशियंसी है इसका आधा है, 72 का आधा है, तो जब पाइप ए भरा है 68 यूनिट तो पाइप बी कितना भरा होगा, 68 का आधा भरा होगा, यानी कि 34 यूनिट भरा होगा, क्योंकि इसका एफिशिएंसी का रेशियो तो 2 1 का है, 2 का वैल्यू 68 तो 1 का कितना होगा, 34। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी मिलके कितना काम कर लिया, ए किया है 68 यूनिट और बी किया है 34 यूनिट, तो 68 और 34 कितना हो रहा है, 60 30 90 और 12 102 यूनिट, 102 यूनिट काम हुआ है दोनों के द्वारा।
लेकिन टंकी का कैपेसिटी हम लोग माने थे 72 यूनिट ही। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया है यहाँ पर, 30 यूनिट एक्स्ट्रा हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा ये हुआ कितना, 30 यूनिट। ये जो 30 यूनिट एक्स्ट्रा हुआ है मतलब काम किया गया है AB के द्वारा। क्यों किया गया है, ये जो साथ में खाली करने वाला पाइप है, ठीक है, टंकी से बाहर पानी निकाल रहा है, वो पानी बाहर निकाला है इसके दौरान 30 यूनिट। कितने टाइम लगा है 30 यूनिट पानी फेंकने में, मान लेते हैं तीसरा पाइप C है जो कि पानी फेंकने का काम करता है। 30 यूनिट पानी फेंका है, लेकिन काम तो 5 घंटा ही हुआ है, तीनों मिलकर 5 घंटा तक चला है। तो 5 घंटा में 30 यूनिट भरा, तो 1 घंटा इसका कितना आएगा, 6 यूनिट। यानी C का एफिशिएंसी आ गया 6 यूनिट। बस यहीं पर आंसर हमारा आ जाएगा। ये खाली करने वाला है तो इसको माइनस में लिख देते हैं। अब लास्ट में पूछ रहा है कि हमारे द्वारा कोई पाइप काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे समय पर निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। टंकी का कैपेसिटी कितना है, 72। अब कोई काम नहीं करेगा तो सिर्फ C करेगा 6 यूनिट के हिसाब से, 6 के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 12 घंटा। तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उस भार का 5/7 कितना हो। सिंपल सा है, 3/4 भाग है 7/8 किलोग्राम, तो एक का कितना आ जाएगा, 7/8 गुना ये जाके उधर उलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। कुछ कितना रहा, 5/7 का, तो इसको भी इससे गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 7 7 कट जाएगा, 4 दूना 8, के बाद बचा 5, नीचे 3 दूना 6, 5/6 इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। दी गई तालिका 4 विषयों PCB और M में 4 छात्र WXYZ द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक हैं, तो 4 छात्रों के P और C में औसत अंक कितने हैं। देखिए ये विषय है PCBM और ये छात्र है हमारा, तो PC का एवरेज पूछ रहा है, तो P और C वाला जो जितना भी नंबर है सबको जोड़ लेते हैं। कितना हो रहा है, 7 5 12, 12 6 18 9, 18 9 17, 270 और 5 275। ठीक है, P का आ गया 275, उसके बाद इसका जोड़ते हैं C का, 9 8 17 2 19, 19 8 27, ये 270 हो रहा है। तो जोड़ के कितना होगा, 5 545। ठीक है, अब 545 अंक हुआ टोटल दोनों विषय मिला के। लेकिन छात्र कितना हो गया, देखिए ये 4 छात्र हैं, लेकिन दोनों विषय में है, दोनों में काउंट होगा 4 4, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 545 को 8 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये कितना आ रहा है, 8 6 के 48, 6 बचा 65 हो रहा है, 8 8 64, 68 हुआ, 1 बचा, 8 1 8। ठीक है, 68.1 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर B। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 में खरीदी, उसे 12% लाभ पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। सिंपल सा है, इसका 12% कितना होगा, 180। 180 इसमें जोड़ देंगे, 1680 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 1500 का 12% 180 होता है, तो ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज की प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। देखिए 10वीं पारी के बाद और यहाँ पर है 12वीं पारी के बाद। ठीक है, बाद का बात है, 10वीं पारी नहीं समझिएगा, 10वीं के बाद यानी 11वीं पारी और 12वीं के बाद यानी 13वीं पारी से एवरेज दिया है। 10वीं के बाद है 52 और 12वीं के बाद कितना है, 54। तो ये बीच में कौन सा पारी रह गया, 11वीं और 12वीं पारी। तो देखिए यहाँ पर देखिए 52 है, हम लोग मान लेते हैं कि बीच में जो 2 पारी छूटा है, इन दोनों पारी का एवरेज जो होगा 52 ही होगा, 52 ही होगा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना स्कोर आना चाहिए, 104। लेकिन यहाँ 10वीं पारी के बाद क्या हुआ है कि 2 का एवरेज बढ़ गया है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर 2 का वृद्धि हो गया है। ये जो 2 का वृद्धि हुआ है, लेकिन 12 पारी है, तो टोटल वृद्धि कितना हो गया, 12 दूना 24 का वृद्धि हुआ। ठीक है, तो 104 में 24 का जो वृद्धि है वो भी जोड़ देंगे, तो कुल मिला के कितना हो गया, 128। ठीक है, यानी बीच में जो 2 पारी है, 12वीं और 11वीं, ये दोनों मिला के कितना रन हो रहा है, 128। अब देखिए कह रहा है यहाँ पर कि 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं, तो 11वीं पारी में कम होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 128 को बांटना है, तो 16 रन अधिक है तो इसको पहले घटा लेते हैं, तो बच जाएगा कितना, 112 रन। 112 रन को 2 भाग में बांटिए, 56 56। ठीक है, अब जो ये 16 माइनस किए थे पहले, वो वाला किसी में एक में जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 56 6 62 10 72।
यानी 11वीं पारी के बाद 11वीं पारी का ये हो गया 11th और ये हो गया 12th का। 12वीं का 72 और 11वीं का 56। तो पूछ रहा है 11वीं का, तो हमारा सही आंसर क्या होगा 56, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये 10वीं पारी नहीं समझिएगा, 10वीं के बाद का ये है, और ये 12वीं नहीं समझिएगा क्योंकि ये 12वीं के बाद का है। यहाँ पर हम एरो लगा दिए। अगला सवाल देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर के विचलन का गुणांक 16 और माध्य 25 है, तो प्रसरण क्या होगा। ठीक है, देखिए प्रसरण निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है मानक विचलन का स्क्वायर। यानी जब मानक विचलन सवाल में दिया रहे तो उसका वर्ग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रसरण। लेकिन यहाँ तो मानक विचलन नहीं दिया हुआ है, तो मानक विचलन पहले निकालना होगा। तो मानक विचलन कैसे निकलेगा, ये जो विचलन का गुणांक है इसका सूत्र क्या होता है, विचलन का गुणांक निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है मानक विचलन बटा माध्य, ठीक है, एवरेज गुना 100। ये हो गया। दो सूत्र है स्टैटिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, कुछ ना कुछ सवाल इस पर बनते रहता है, इसको याद रखिए। देखिए ये डेटा जो दिया हुआ हमारे पास विचलन का गुणांक 16, तो विचलन का गुणांक यहाँ पर है, यहाँ 16 बैठा देंगे बराबर मानक विचलन निकालना है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, मानक विचलन बटा माध्य। माध्य कितना दिया हुआ यहाँ देखिए 25, तो नीचे 25 आएगा गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ 25 से 4 बार में कटा देते हैं और 4 से इसको कटा देते हैं 4 बार में, तो मानक विचलन का जो वैल्यू आया है कितना आया है 4 आया है। अब यहाँ प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण कैसे निकाल देंगे, मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर 16, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।